आज हम बात करेंगे भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव का और सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट से। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भारत में जो ब्रिटिश शासन था उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पहले के दो लेक्चर हम इसके ऊपर कर चुके हैं, जिसमें एक तो हमने बात की थी कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की, कि किस तरह से जो सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट थे उनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। दूसरा हमने बात की थी फिर इंग्लिश एजुकेशन की, और इंग्लिश एजुकेशन से मतलब हम ये कह सकते हैं कि मतलब भाई समाज में क्या परिवर्तन हमें देखने को आया। थोड़ा सा इनको एक तरह से वो कर सकते हैं कि हम बात कर सकते हैं कि भाई एक रिवाइज कर लेते हैं, और फिर इसका थोड़ा सा जो लास्ट का हमारा पोर्शन बचता है जो कल्चरल का है, जिसके हम एक तरह से एक जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी की जो डिबेट है उसको भी थोड़ा बहुत इसमें ले सकते हैं। और फिर हम एक बात कर सकते हैं कि किस तरह से जो हमारा जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस रहता है हमारे जीवन के ऊपर, जीवन और संस्कृति के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे। तो जिस तरह से हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करते हैं, हम कह सकते हैं कि मतलब भाई भारत में अगर इस रिफॉर्म मूवमेंट से शुरुआत होती है तो उसमें कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश लेगेसी थी वो हमें देखने को मिलती है। इसका एक सबसे बड़ा जो कारण हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्रिश्चियन मूवमेंट था, यानी एक तरह से जो क्रिश्चियन मिशन थे, उन्होंने भी भारत में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की एक बैकग्राउंड तैयार की। हालांकि वो बैकग्राउंड नेगेटिव रूप में थी। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल रिफॉर्म या जो क्रिश्चियन मिशन थे उनका काम तो ये था कि भारत में जो यानी ईसाई धर्म परिवर्तन को बढ़ाना है। मगर इसके साथ साथ हमें ये भी देखने मिलता है कि उन्होंने बहुत सारे जो डिसएडवांटेज ग्रुप थे इंडिया के, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं दी। स्कूल कॉलेज, निःशुल्क अस्पताल चलाए, बहुत सारे अनाथालय या फिर आश्रम की स्थापना की बात की जाती है। बहुत सारे जो लोग थे जो जिन सेंटरलेस थे, यानी जिनके पास कोई आश्रय नहीं था, उनको आश्रय दिया, खाने पीने की व्यवस्था की। यानी जिस एरिया में वो लोग थे वहां पर इस तरह की गतिविधियां हमें देखने को मिलती है। यानी हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। मगर नेगेटिव इम्पैक्ट ने एक तरह से जो सोशल जो रिफॉर्म मूवमेंट था उसकी भूमिका तैयार की एक तरह से। दूसरी बात फिर आती है इंग्लिश एजुकेशन की। इंग्लिश एजुकेशन की अगर हम बात करें, 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, उस चार्टर एक्ट में हम ये कह सकते हैं कि भाई जिस प्रकार से हम ये बात करें कि अगर भारत में 1813 के चार्टर एक्ट से कोई बदलाव आया तो वो सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा और संस्कृति के ऊपर खर्च किए जाएंगे। हालांकि इस खर्च करने का सिलसिला क्या होगा, किस एस्पेक्ट पे खर्च होंगे, उसको स्थापित करने में भी काफी लंबा समय अंग्रेज ले लेते हैं। और फिर जो सबसे बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है वो है लॉर्ड मैकॉले और उसके जो मिनट्स, और उसके बाद जो परिवर्तन हुआ एक तरह से। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि भारत में सस्ते क्लर्क हो और ऐसे इंडियन पैदा हों जो कहते हैं कि जिनका मतलब शकल या फिर खून या फिर शरीर से तो वो लोग इंडियन हों, और बाकी जितने भी विचार वगैरह हों वो सारे ब्रिटिश या फिर अंग्रेज हों। और वैसी धारणा भारत में बन जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मतलब आज भी हम कई बार देखते हैं कि जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं वो मतलब एक अजीब प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, खासकर जब हम किसी वो देसी व्यक्ति या फिर गांव के व्यक्ति से बात करते हैं तो थोड़ा सा अलग। हालांकि हर प्रकार के व्यक्ति हैं, मगर एक वो कल्चरल जो हेजिमनी है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये जो एक तरह से जो कॉन्टेक्स्ट है, और फिर हम जो हालांकि अंग्रेज चाहते थे कि भारत में जो अंग्रेजी एजुकेशन है उससे उनके शासन को मजबूती मिलेगी, मगर उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा उससे ये था कि मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भारत में जिस तरह का शासन या फिर भारत में जिस तरह की हम कह सकते हैं ना कि
अंग्रेजी एजुकेशन के बाद जिस तरह के विचारों में परिवर्तन आया, वो विचारों में परिवर्तन इस इंग्लिश एजुकेशन से आया, जिसका सबसे बड़ा जो सोर्स था वो था यानी रेनेसा। और रेनेसा के बाद जिस तरह से यूरोप में विचारों में परिवर्तन आया, और हम कह सकते हैं कि भाई इक्वलिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी और ये जो जो विचारधाराएं थी वो जब सब जगह फैली, तो भारत के लोग भी उससे लाभान्वित हुए। तो एक मध्यम वर्ग का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, उदय देखने को मिलता है। और उस उदय के बाद फिर भारत में हम कह सकते हैं कि सोशल रिलीजियस जो मूवमेंट था वो भी तेज होता है। और फिर हम ये भी कहते हैं कि एक 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में एक ऐसी छोटी सी एक राजनीतिक ग्रुप या फिर एक क्लास की बात आती है जो भारत में धीरे धीरे एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि वो, जिसको हम कह सकते हैं कि भारत में धीरे धीरे वो लोग एक राष्ट्रीयता के ऊपर विचार विमर्श करना शुरू करते हैं। और भारत में वो कहते हैं ना कि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो वो लोग सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों को छोड़ करके बाकी आर्थिक और राष्ट्रीय मुद्दों को, राजनीतिक मुद्दों के ऊपर एक सहमति बनाने का प्रयास करते हैं। और आगे चलकर फिर वो सामाजिक और जो सांस्कृतिक जो मूल्य थे उनके ऊपर भी कुछ न कहीं छोटी बड़ी बातें वो करने लग जाते हैं। तो एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो उसके बाद इन दोनों के बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। अभी हम आज बात करेंगे कि जो एक तरह से रिलीजन है और फिर कल्चर है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि इससे पहले हम जो हमारा जो सिलेबस हो चुका है उसमें एक तरह से सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं कि किस प्रकार से एक तरह से जो हमारे सामने एक आर्य समाज की स्थापना भी होती है, उधर से वहाबी मूवमेंट की स्थापना होती है अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं। फिर सर सैयद अहमद खान की बात हमने की, किस तरह से एक तरह से एजुकेशनल पर्सपेक्टिव पे वो अपनी सोसाइटी का जो बैकवर्डनेस है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और जब हम आर्य समाज की बात करते हैं तो वो भी एक तरह से जो क्रिश्चियन मिशंस के द्वारा जो उस समय पर यानी आधुनिक काल में जो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करते हैं, और उसमें काफ़ी सफल भी होते हैं वो लोग, खासकर पंजाब के केस में। और फिर बाद में वो अवध और यूनाइटेड प्रोविंसेस की हम बात करते हैं तो वहाँ भी वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। दिल्ली वाला इलाके में भी काफ़ी एक्टिव थे ये लोग सारे। तो ये एक तरह से अगर हम बात करें धर्म की बात करें तो एक तरह से बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि यानी एक तरह से हम कह सकते हैं पुनर्स्थापनावाद की शुरुआत में देखने को मिलती है। यानी हिंदू धर्म के या फिर मुस्लिम धर्म की जितनी बुराइयां की गई उसके प्रतिपक्ष में वहाबी मूवमेंट और आर्य समाज मूवमेंट शुरू होते हैं। और फिर हम अगर अलीगढ़ मूवमेंट की बात करते हैं तो ये अलीगढ़ मूवमेंट वो रिलीजियस स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देता है, ना ही सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा जोर देता है। वो एक तरह से जो कहते हैं शैक्षणिक यानी एक तरह से एजुकेशनल और जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। वो पहले ही बात करते हैं एजुकेशन की और उसके बाद फिर एजुकेशन के माध्यम से चाहे वो राजनीति है, सामाजिक है या फिर सांस्कृतिक है, उनको बदलने का प्रयास करते हैं। तो डायरेक्टली वो एजुकेशन सोशल मूवमेंट नहीं था अलीगढ़ मूवमेंट, मगर जो हम वहाबी मूवमेंट की बात करते हैं या फिर एक तरह से हम आर्य समाज की बात करते हैं तो वो दोनों मूवमेंट एक तरह से सोशो रिलीजियस मूवमेंट है। यानी दोनों सोशल कैटेगरी को भी वो टच करते हैं और रिलीजियस को भी टच करते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। दूसरी बात फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एक तरह से ब्रिटिश आने के बाद, ब्रिटिश शासन के आने के बाद, जो कई बार हमने बात की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में जब किताब लिखी गई जेम्स मिल द्वारा, तो वो कहता है कि भारत में वो एक बीज बो देता है जिसको हम रिलीजन या फिर जिसको हम रिलीजियस फेनेटिज्म की बात भी कर सकते हैं कि हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया यानी प्राचीन और मध्यकाल भारत। और फिर बाद में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने एक तरह से मॉडर्न कह दिया यानी मॉडर्न इंडिया। तो ये जो सारी बातें हैं एक तरह से ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं ये एक उस एंगल की तरफ इशारा करती हैं कि जहाँ पे दिखाया जाता है कि जो अंग्रेज हैं वो भारत में एक बदलाव की लहर लेकर आ रहे हैं, या फिर वो कह सकते हैं कि जो
जो एक तरह से परंपराएं जो भारत की थी, अब वो परंपराएं इतनी इतनी मतलब गतिहीन हो चुकी हैं, अब उससे समाज को गति नहीं मिल सकती। इसलिए ब्रिटिश समाज की स्थापना जरूरी है। और इसी वजह से हम, या फिर ये कैसे कहा जाता है कि भारत में जो व्यवस्था शुरू हुई, यानी एक तरह से आधुनिकता की, तो उसका श्रेय कह लें या उसका कालक्रम इस प्रकार से किया गया है कि अंग्रेजों के आने के बाद से ही हमें आधुनिकता दिखाई पड़ती है। हालांकि ये बात इतनी सही नहीं है, क्योंकि कोई भी काल समाप्त होता है या खत्म होता है, किसी ईयर या डेट से शुरू नहीं होता है या खत्म नहीं होता है, उसके पीछे एक लंबा, हम कह सकते हैं कि एक लंबा एक पूरा वो सीक्वेंस होता है, जो सीक्वेंस ये दिखाता है कि एक समय पर कोई व्यवस्था, या फिर हम कहें कि मध्यकाल के जो गुण हैं वो उच्च होंगे, मगर उसके साथ साथ जो बदलाव की जो नई जो बाहर चली हुई है, या बदलाव का जो एक तरह से नया आंदोलन चल रहा है, जिसको हम आधुनिक काल कह सकते हैं, वो धीरे धीरे वहां पर शुरू होता दिखाई पड़ेगा। और फिर जब मध्यकाल का पतन की बात आएगी, तो वहां पर आधुनिक काल के जो मूल्य हैं, या फिर आधुनिक काल की जो प्रक्रियाएं हैं, या फिर आधुनिक काल की जो संगठन है, इंस्टीट्यूशन है, वो थोड़े से तेज होते दिखाई पड़ेंगे। यानी एक, अगर हम कहें कि 1757 जैसा हमारा सिलेबस है, 1757 से लेकर 1947, तो ये एक डिमार्केशन हमारी स्टडी को आसान बनाने के लिए तो है कि हाँ, हम 1747 57 से पहले का इतिहास नहीं देख रहे हैं, वो इतिहास हम मध्यकाल में पढ़ेंगे। मगर जो एक तरह से कल्चरल या फिर जो सोशल चेंजेस होते हैं, वो किसी ईयर से शुरू नहीं होते हैं। तो हम अगर अंग्रेज ही कहते हैं कि अगर उनके आने के बाद से भारत में आधुनिकता आई, तो वो एक उतना सही बात नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, जितनी एक तरह से मानी जाती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम ट्रेडिशन और मॉडर्निटी की बात करते हैं, तो अंग्रेज ये श्रेय लेना चाहते हैं कि भारत में जो मॉडर्निटी आई या फिर आधुनिकता आई या रैशनैलिटी आई, तो उसके पीछे भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना थी और क्रिश्चियन मिशन का प्रभाव था। और ये प्रभाव उन्हें मिला, यानी एक तरह से वो जो फिर इसकी लॉन्ग बैक में जाते हैं कि यानी ये चीज़ें कहाँ से आई, तो वो फिर रेनेसा की बात करते हैं। रेनेसा से ये चीज़ें निकल के यूरोप में, पहले यूरोप से फिर ये होती हुई भारत या फिर दूसरे देशों में पहुंची। यानी वो कहते हैं कि संसार को गति देने का जो कार्य हुआ है, वो रेनेसा के द्वारा से हुआ है। और फिर जब हम भारत में बात करते हैं आधुनिकता की, या फिर एक तरह से जो परंपरावादी की, या फिर एक तरह से जो कल्चरल एस्पेक्ट की बात करते हैं हम एक तरह से, तो वहां पर ये दिखाई पड़ता है कि हम अगर कुछ खास मायनों में अगर बात करें, तो जिस तरह से कल्चरल या फिर कल्चरल लिबरलिज्म की बात करें, तो हालांकि 1833 का जो एक्ट आया, उसमें अंग्रेज कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार के नस्ल, रंग भेद या फिर जाति या फिर किसी भी लिंग वगैरह की भेद पर किसी भी व्यक्ति को नौकरियों या एजुकेशन से उसका अवसर नहीं छीनेंगे उससे। यानी एक समानता दिखाने की बात की जाती है। 1853 में एक्ट में फिर दोबारा से भावना बढ़ाई जाती है, दोहराई जाती है। और फिर हालांकि एक ये मतलब बिल्कुल एज ए ट्रू वहाँ पे मिल जाए ऐसा भी नहीं है, कि बहुत सारे एक हमारे सामने इंसिडेंट्स ऐसे आते हैं जब एजुकेशन के दौरान खासकर जो अनटचेबल्स थे, उनको जब स्कूल में एडमिशन दिया जाता है तो बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलता था। पहली बात तो एक बहुत मिलता ही था, अगर मिल जाए तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी, वो कहते हैं ना कि अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हों और अंग्रेजों से मिलने तक की उनके अंदर हिम्मत हो, तो वहाँ पर वो लोग सफल हो जाते। मगर अधिकतर मामलों में सफलता इतनी आसान नहीं थी, यानी भेदभाव वहाँ पर देखने को मिलता है हमें। और उसका रीजन ये मानते हैं कि अधिकतर जो स्कूल में जो हिंदुओं की बात की जाती है, तो जो सवर्ण क्लास के जो छात्र थे वो आनाकानी करते थे, या फिर उनके पेरेंट्स कहते थे कि अगर यहाँ पर किसी अछूत को या फिर जो डिसेबल्ड सोशल ग्रुप है उसकी बात की जाएगी, तो फिर वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे, और उनके न भेजने से फिर स्कूल बंद होने के कगार पे आ जाएगा। इसलिए जो मैनेजमेंट था या फिर जो सरकारी स्कूल थे, वहाँ पर ये समस्या देखने को आम मिलती है उस समय पर। यानी जो 19th सेंचुरी जो हमारी रही है, वहाँ पर जो
ये व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। दूसरी बात ये आती है कि जब हम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से देखते हैं या फिर कल्चरल एस्पेक्ट से देखते हैं, तो भारत में जो एक तरह से वेस्टर्नाइजेशन की हम बात करते हैं, तो वो लोग, ये भी एक तरह से विडंबना है जिसको हम डिलेमा कह सकते हैं, कि जहाँ पर जैसे भारत में एक तरह से सामाजिक और धार्मिक जागृति फैलाने के लिए उनके विचारों को हमने अपनाया, चाहे वो लिबर्टी थी। हालांकि ऐसी बात नहीं कि ये विचार भारत में नहीं थे, मगर भारत में व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ते थे। अंग्रेजों के, यानी अंग्रेजों का जो खुद का जो सर्कल था, वहाँ पर इक्वलिटी है, फ्रीडम है, फ्रेटर्निटी, सब कुछ है। मगर जब वो बात करते हैं अपने इंडियन काउंटर पार्ट से या फिर इंडियन सोसाइटी से, तो वहाँ पर वो एक तरह से विभिन्नता दिखाई पड़ती है। तो जो भारत के अधिकतर जो लोग पढ़े लिखे थे, उन्होंने भी जब इस बात को उठाया, तो वो लोग भी एक तरह से, और आगे चलकर जो चीज़ ज़्यादा फैल गई, तो वो ये है कि हम वेस्टर्न जो पहनावा था, यानी जो यूरोपीय पहनावा था, उसको अपनाने से अपने आप को आधुनिक मानते हैं। यानी उनके जो वेशभूषा थी, सूट बूट थे, या फिर जो एक तरह से गाउन की जो प्रक्रियाएं थी महिलाओं की, तो वो अगर पहनते हैं तो एक तरह से हम अपने आप को आधुनिक मानते हैं। उनके विचार, यानी जो लिबर्टी या फ्रीडम है, समानता की जो बात है, उसको नहीं अपनाया एक तरह से पूर्ण रूप से। अगर उसको अपनाते तो जो हिंदू धर्म की जो व्यवस्थाएं थी, यानी वर्ण व्यवस्था जो थी, जो एक तरह से ग्रेडेड इन इक्वलिटी की बात करती, तो वो तो उसी टाइम समाप्त हो जाती। फिर तो जो बाद में जो दलित मूवमेंट हुए, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती शायद, मगर वो चीज़ रहती है। मगर वो अपने आप को एक तरह से इक्वल महसूस करते हैं जब ब्रिटेन की या ब्रिटिश लोगों से बात करने की बात करते हैं, कि भाई हमें भी अंग्रेजी आती है, हम भी तुम्हारी तरह सूट बूट पहन सकते हैं, हम भी कार में घूम सकते हैं, जो एक तरह से रईस व्यक्ति जो लोग होते थे उसमें के। तो एक तरह से जो कल्चरल जो एस्पेक्ट है इसका, वो अगर वहाँ पर बात करते हैं, तो भारत के लोगों ने एक तरह से इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया, या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो इसका इम्पैक्ट पड़ा, वो नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट कम पड़ा इसके। यानी ट्रेडिशन और मोबिलिटी की जो बात की जाती है, तो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी में हमें जो दोनों के मूल्य हैं, उन मूल्यों से दूर जाता हुआ समाज दिखाई पड़ता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, वो एक तरह से इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए संघर्ष कर रहा है, मगर उस संघर्ष के दौरान ही इक्वलिटी नहीं है, लिबर्टी नहीं है, फ्रीडम नहीं है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा जो मूवमेंट है, वो एक तरह से कमजोर पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। हालांकि ये वो है इंटरनल मामला एक तरह से। हालांकि हम जब अकबर की औरंगजेब अब इस अम्बेडकर की बात करते हैं, तो उसने जो कास्ट और क्लास की जो डिबेट थी, उसको पब्लिक स्पेस में लिया है, वो पब्लिक स्फीयर में लिया है उसको। उससे पहले ऐसे करने वाले लोग नहीं हुए थे। हालांकि एक तरह से ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखी, एक वैचारिक आधार दिया, मगर समाज में बदलाव का जो सबसे बड़ा जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पक्ष या मूवमेंट एक दिखाई पड़ता है, तो वो डॉक्टर अम्बेडकर का दिखाई पड़ता है। और यही कारण था कि हम अम्बेडकर खुद कहते हैं कि मुझे अगर हिंदू अपने आप को सुधारने की बात रखते, और जिस तरह से मैं कह रहा था उस तरह से सुधार की बातें चालू होती, तो शायद मुझे हिंदू धर्म न छोड़ना पड़ता। वो भी अलग अलग एस्पेक्ट हैं एक तरह से। तो ये एक तरह से हमारा जो इम्पैक्ट था, यानी ब्रिटिश रूल का भारत के सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट में जो इम्पैक्ट था, उसके ऊपर हमारा आज तक की जो डिबेट थी 3 लेक्चर में, इसमें कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। मोनिका, शालू, ज्योति, कविता,
किसी को समझ में आया? ये सारे सो गए? नहीं जी सर, आ गया सर। आ गया समझ में? हाँ कविता, आ गया सर। आ गया सर। चलो ठीक है भाई, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अभी 1 बजे एक मीटिंग करेंगे छोटी सी।